चलिए हम लोग आज पेनक्रियाज के बारे में देखेंगे। हम लोग का टॉपिक आज का है पेनक्रियाज के बारे में। देखते हैं क्या है पेनक्रियाज, क्या इसके फंक्शंस हैं, किस तरह से वो वर्क करता है। ये सारी बातों पर चर्चा हम लोग अभी करेंगे। देखते हैं पेनक्रियाज क्या है और कैसे इसका वर्क होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग को आज देखना है। नया टॉपिक है तो इसलिए हम लोग उसी हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। तो पहले हम लोग बात कर ले पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज क्या है और किस तरह से वर्क करता है। तो पेनक्रियाज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, पेनक्रियाज पेनक्रियाज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पेनक्रियाज क्या है और कैसे वर्क करता है। पेनक्रियाज जो है इसको हम लोग ये मुख्य रूप से दो तरह के ग्लैंड है। एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी इसको कहा जा सकता है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा सकता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं और इंडोक्राइन क्यों कहते हैं। इंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे मुख्य रूप से हार्मोन रिलीज होती है, हार्मोन रिलीज होती है। ठीक है, और एक्सोक्राइन इसलिए कहेंगे क्योंकि यह जो है मुख्य रूप से इंजाइम मतलब इंजाइम रिलीज करता है, इंजाइम रिलीज करता है, इसलिए इसको कहते हैं। एक्सोक्राइन जो होता है इसमें एक तरह के सेल होते हैं जिसको बोलते हैं एसिनर सेल, एसिनर सेल कहते हैं। और इंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। तो हार्मोन को रिलीज जो करने का काम करता है इसमें एक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब इसके बारे में जो मेन बात है वो हम लोग पहले समझते हैं कि पेनक्रियाज क्या क्या है। तो पेनक्रियाज इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहें, इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिक्स ग्लैंड भी इसको हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग हेट्रोक्रोमेटिक हेट्रोक्रोमेटिक भी कहते हैं क्योंकि यह दो तरीके से काम करता है। इसकी लोकेशन की बात करेंगे, इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन जो होता है इसका, यह स्टोमक के पीछे होता है, स्टोमक के पीछे पाया जाता है। ठीक है, स्टोमक के बिहाइंड, स्टोमक के पीछे ही कर देते हैं, स्टोमक के पीछे पाया जाता है। ठीक है, और डिओडेनम में जो होता है यू शेप होता है, उसपे उसके बीच पाया जाता है। डिओडेनम जो होता है यू शेप का, उसके बीच में यह आपको देखने को मिल जाता है। तो कैसा दिखता है, तो अच्छा, तो लोकेशन होगा डिओडेनम के बीच में पाया जाता है। अच्छा, इसकी शेप की अगर बात करेंगे कि पेनक्रियाज का शेप कैसा होता है, तो पेनक्रियाज का शेप जो होता है इसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है, नो पार्टिकुलर शेप, नो पार्टिकुलर शेप, इसका कोई पार्टिकुलर शेप अगर कहेंगे तो नहीं है, नो पार्टिकुलर शेप। ठीक है, मतलब यह अनकंट्रोल इरेगुलर होता है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसको इरेगुलर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, लेंथ की बात करेंगे, इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ जो होता है इसका 15 सेंटीमीटर माना गया है। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर हो गया। इसकी वजन की बात करेंगे, पेनक्रियाज का वजन की बात करेंगे तो वजन इसका लगभग 50 से 80 ग्राम तक इसका होता है। लेकिन एवरेज अगर बात करेंगे तो एवरेज यह 60 से लेकर 70 ग्राम तक यह पाए या उसके बीच पाया जा सकता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज में ये सब बातें हैं। अब पेनक्रियाज में हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि पेनक्रियाज में इसको हम लोग एक्सोक्राइन भी कहते हैं और इंडोक्राइन भी कहते हैं। तो एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक्सोक्राइन, इसलिए एक्सोक्राइन इसलिए कहते हैं।
और इंडोक्राइन इसलिए कहते हैं कि यह हार्मोन प्रोड्यूसिंग, इसके पास हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू होता है। इंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है, हार्मोन हार्मोन प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू पाया जाता है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोक्राइन कहते हैं। ठीक है, जबकि एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास एंजाइम प्रोड्यूसिंग टिश्यू पाया जाता है, एंजाइम एंजाइम प्रोड्यूसिंग एंजाइम प्रोड्यूसिंग टिश्यू पाया जाता है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग टिश्यू पाया जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सोक्राइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोकेशन को अगर देखना चाहेंगे स्ट्रक्चरली, लोकेशन की अगर बात करेंगे तो क्या करते हैं, अगर ये ट्रैक जा रहा है इस तरह से, इस ट्रैक का स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से शुरू हो जाता है डिओडेनम, इस तरह से डिओडेनम शुरू होता है और फिर जेजुनम और फिर इलियम तरह इस तरह से जाता है। तो यहाँ डिओडेनम के बीच में एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनता है और इसी यू शेप के स्ट्रक्चर जो बनता है यहीं पर इसकी स्ट्रक्चर मिलती है पेनक्रियाज की इस तरह का। ठीक है, तो ये हो गया किसके पीछे है, तो स्टोमक के पीछे है, बिहाइंड द स्टोमक हो गया। और क्या रिलीज कर रहा है, तो ये रिलीज कर रहा है स्टोमक के तो पीछे हो गया, इसके साथ साथ यह इसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं। अगर हम इसको इस तरह से स्ट्रक्चर इसको बना के देखें तो इसको स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखता है। तो यहाँ पर बहुत सारा क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलते हैं, एक तरह का क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलते हैं, इस तरह का क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से, तो यहीं पर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, इंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, इंडोक्राइन पार्ट हो गया और ये जो पार्ट हो गया ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। इंडोक्राइन पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो इसी में हम लोग को पढ़ना है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में हम लोग को देखना है। और एक्सोक्राइन जो पार्ट हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्सोक्राइन पार्ट में मुख्य रूप से जो सेल पाया जाएगा उसको बोलते हैं एसिनियर सेल। क्या बोलेंगे, एसिनियर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर, इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये कर्वेचर हो गया। और ये कहाँ पे मिलता है, तो ये जो मुड़ाव है ये डिओडेनम वाला एरिया हो गया। तो डिओडेनम के जस्ट बीच में ये मिलता है इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह का है। अगर हम पेनक्रेटिक आइलेट्स को, हम अगर देखना शुरू करें पेनक्रेटिक आइलेट्स को, तो हम एक सेल बनाते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का सेल है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर हम सभी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ब्लड वेसल्स को लेते हैं, किसको लेते हैं, ब्लड वेसल्स को लेते हैं। ब्लड वेसल को हम यहाँ पे बीच बीच में हम लोग क्या ले लिए, ब्लड वेसल्स को ले लिए, ये सब ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स को हम लोग ले लिए, इस तरह से हम लोग ब्लड वेसल्स को ले लिए। अब ब्लड वेसल्स के बीच में कुछ सेल मिलते हैं, इसको किसी हम दूसरे कलर से लेते हैं। ब्लड वेसल के बीच में कुछ सेल्स मिलते हैं, तो इसमें इस तरह का हम एक सेल बना देते हैं, इसका नाम दे दिए बीटा सेल। ठीक है, ये इस तरह का सेल अगर बना देते हैं इसके बीच में, तो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, बीटा सेल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किस सेल के नाम से, बीटा सेल के नाम से, जो इसके बीच में आपको देखने को मिलता है। तो ये पहले सबसे पहले जो बनाए वो क्या था, ये पहले जो बनाया तो वो था ब्लड वेसल्स, वो था ब्लड वेसल्स। और ये जो बना दिए ये कौन सा सेल हो गया, ये जो बना दिए वो कौन सा सेल हो गया, ये नया नया सेल जो बना इसको हम लोग कहते हैं कौन सेल, बीटा सेल के नाम से जानते हैं, बीटा सेल। बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, तो बीटा सेल मुख्य रूप से इंसुलिन को सेक्रेट करने का काम करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करने का काम करता है। तीसरे कलर से हम लोग बनाते हैं, तीसरा कलर से हम लोग बनाते हैं, तीसरा कलर देते हैं जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा सेल से। ठीक है, इसके बीच में एक नया सेल्स डाल दिए,
जिसका नाम हो गया अल्फा सेल। इस तरह से इसके बीच में कौन सेल हो गया, ये सेल हो गया अल्फा सेल, अल्फा सेल हो गया। इसके अलावा कुछ और हम दूसरे कलर से और कलर चेंज करके तीसरा कलर कोई ले लेते हैं और उसका हम लोग कोई नाम देते हैं, तीसरा कलर हम लोग देते हैं और उसका नाम देते हैं। ठीक है, तीसरा सा कलर जो है इसके बीच में देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा सेल। इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा सेल या गामा सेल। इसको हम लोग डेल्टा सेल कहें या इसको हम लोग गामा सेल के नाम से भी जानते हैं। तो डेल्टा सेल हो गया और गामा सेल हो गया, जिसको हम लोग देख रहे हैं डेल्टा सेल और गामा सेल। तो ये हो गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके चारों तरफ से एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, चारों तरफ से एक अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बीच चारों तरफ से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिनियर सेल, जिसका काम डाइजेस्टिव ट्रैक में है। तो ये हो गया एसिनियर सेल, इसका काम डाइजेशन में है, इसका काम मुख्य रूप से डाइजेशन में, तो एंजाइम को रिलीज करने में है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, पेनक्रिएटिक, पेनक्रियाज का आइलेट्स हो गया, पेनक्रिएटिक आइलेट्स कहते हैं इसको, पेनक्रिएटिक आइलेट्स इसको हम लोग जानते हैं, आइलेट्स के नाम से जानते हैं। तो पेनक्रिएटिक आइलेट्स ये हो गया और इस तरह के सारा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं तो क्या क्या हमको समझ में आता है। पहले हम लोग देखते हैं आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को हम लोग देखते हैं, पेनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज। अब इसको हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं, तो इसको तीन भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम रखते हैं अल्फा सेल, एक का नाम रखते हैं बीटा सेल, एक का नाम रखते हैं डेल्टा सेल, एक और सेल होता है जिसको हम बोलते हैं पीपी सेल, पीपी सेल। तो कुल मिला के 4 सेल होते हैं। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, तो अल्फा सेल जो रिलीज करता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल क्या रिलीज करता है, उसका नाम हो गया इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या रिलीज करता है, इसको बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे, ग्लूकागॉन क्या है और वो क्या है, सभी सेलों के बारे में आपस में देखते हैं। ठीक है, सभी सेलों के बारे में हम लोग देखते हैं। अल्फा सेल जो होता है उससे क्या रिलीज होता है, अल्फा सेल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट सेल के नाम से जानते हैं और इसकी मात्रा जो है वो 15 से 25% तक होता है। ठीक है, 25% तक होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अलावा हम लोग दूसरा जो पढ़े थे वो आपको याद ही होगा, किसमें पढ़े थे, एक्सोक्राइन पोर्शन में, एक्सोक्राइन पोर्शन में, जिससे क्या रिलीज हो रहा था, एंजाइम रिलीज हो रहा था। और एंजाइम जो रिलीज हो रहा था इसके पास क्या पाया था, कौन सेल पाया था, इसके पास एसिनी सेल, एसिनी सेल पाया था। और एसिनी सेल जो पाया था, ठीक है, इससे रिलीज क्या होता था, इससे रिलीज होता था पेनक्रिएटिक जूस रिलीज हो रहा था, अग्नाशयी रस इसको कह सकते हैं। और पेनक्रिएटिक जूस होता था और इसकी जो मतलब पूरे पेनक्रियाज में इसकी जो भूमिका है वो 99% पार्ट को ये कवर करके रखता है, जबकि ये पेनक्रियाटिक आइलेट्स जो है मात्र 1% एरिया को कवर करके रखता है। इसका काम किस में था, इसका काम मुख्य रूप से डाइजेशन में होता है, इसका काम मुख्य रूप से डाइजेशन में होता है। लेकिन इसकी अगर बात करेंगे आइलेट्स का काम क्या होता है, तो आइलेट्स का काम होता है कंट्रोल, एंजाइम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में इसकी भूमिका होती है। ठीक है, तो ये 99% एरिया को कवर किया था, ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन की मात्रा कितनी है, तो 15 से 25% है। कौन सेल से रिलीज होता है, इसकी 15 से 25% है। इसको डिस्कवर करने का काम जो किया था उसका नाम था किम्बेल, किम्बेल था एक व्यक्ति और दूसरा था मर्लिंग,
ये दोनों व्यक्ति ने इसको डिस्कवर करने का काम, खोजने का काम किया था। अच्छा, इंसुलिन के बारे में बात करेंगे तो इंसुलिन किससे रिलीज होता है? इंसुलिन मुख्य रूप से बीटा सेल से रिलीज होता है और इसकी मात्रा कितनी होती है, परसेंटेज कितनी होती है, मतलब पूरे पैंक्रियाटिक आइलेट्स में 60 to 65% तक इसकी भूमिका मानी गई है। और इंसुलिन इससे रिलीज होता है। इसको बेंटिंग और बेस्ट ने डिस्कवर किया था। बेंटिंग और बेस्ट ने, बेंटिंग नाम का व्यक्ति और बेस्ट नाम का व्यक्ति ने इसको डिस्कवर करने का काम किया था। डेल्टा सेल, या इसको हम लोग गामा सेल भी कहते हैं, डेल्टा सेल कहें या गामा सेल कहें, तो इसको गामा सेल भी कह सकते हैं। तो गामा सेल, इसको रिलीज करने का काम जो है गामा सेल, इसको रिलीज जो करता है गामा सेल, इससे रिलीज होता है सोमैटोस्टेटिन नाम का सब्सटेंस रिलीज करता है, जो आंत में जो पचा हुआ चीज होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ के सेलों में? इंटेस्टाइन के जो सेल में पाए जाने वाला चीज जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और पीपी सेल एक होता है। पीपी सेल का जो होता है यह मुख्य रूप से इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड सेल। पॉलीपेप्टाइड सेल जब इसकी भूमिका नहीं होती है डेल्टा सेल की, तो ऐसे कंडीशन में पीपी सेल भी अपनी भूमिका इन अल्फा और बीटा सेल के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन या मसल से चीजों को एब्जॉर्ब करने में करती है। हाइलाइट्स में 3 चीजें हो गई। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे चीजों को। पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, पहले हम लोग देखते हैं इंसुलिन के बारे में। पहले हम लोग ग्लूकागॉन ही देख लेते हैं। ग्लूकागॉन के बारे में क्या क्या बातें हैं, ग्लूकागॉन के बारे में क्या क्या बातें कि इंसुलिन पहले देख लेते हैं। चलिए इंसुलिन पहले देखते हैं। तो इंसुलिन हम लोग शुरू करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के बारे में क्या क्या बात है पहले इसको समझिए। इंसुलिन क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है और कैसे काम करता है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी जरूरी है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है तो आप भी जानते हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होती है, ये बात पता है। इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है, इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है वह 6000 लगभग होता है। इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं इसका, तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है इसको बताने का काम बाई एफ सैंगर नाम का व्यक्ति ने इसकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को बताया। नया नाम देने की अगर काम किया गया तो एफ सैंगर ही ने इसका नाम इंसुलिन दिया। इंसुलिन नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। पहला ऐसा प्रोटीन है, फर्स्ट प्रोटीन ऐसा है, प्रोटीन एंजाइम है, फर्स्ट प्रोटीन एंजाइम है ये इंसुलिन, जिसको आर्टिफिशियली दैट इज सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, दैट इज सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, जिसको हम लोग बनावटी तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बार इसको तैयार किया गया था, कहाँ किया गया था तो लैब के रूप में किया था। और किस फॉर्म में किया था तो क्रिस्टल के फॉर्म में इसको तैयार किया गया था, ठीक है। ह्यूमन में इसका यूज है, ह्यूमन में यह इंसुलिन डाला भी जाता है। इंसुलिन भोजन के थ्रू नहीं डाला जाता है, बल्कि इसको तैयार करके किया जाता है। और इसको तैयार करने का जो सबसे पहले जो काम किया था, बनाने का जो काम किया था, उनका नाम था टैसन नाम का व्यक्ति ने, सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसको किया था। और उसने इंसुलिन का नाम चूंकि ह्यूमन में पड़ता था तो इसलिए उसका नाम ह्यूमलिन के नाम से जान दी। अब क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन, एक मॉलिक्यूल अगर इंसुलिन का लेते हैं तो उसमें 51 एमिनो एसिड पाया जाता है, 51 एमिनो एसिड पाया जाता है। 51 एमिनो एसिड, इसके 2 चेन होते हैं, इसमें 2 चेन से मिलकर बना होता है। एक होता है ए चेन जिसको हम लोग अल्फा चेन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है बी चेन जिसको हम लोग बीटा चेन भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्फा चेन जो होता है इसके पास एमिनो एसिड की संख्या 21 एमिनो एसिड होता है, 21 एमिनो एसिड होता है। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके पास 30 एमिनो एसिड पाया जाता है। तो इसके पास 21 और उसके पास 30 एमिनो एसिड पाया जाता है। अच्छा, ए चेन और बी चेन को जो जोड़ने का काम करता है, ए चेन को और बी चेन को जोड़ने का जो काम करता है उसका नाम होता है
डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड के थ्रू ए चेन और बी चेन आपस में जुड़े होते हैं, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। इंसुलिन जो होता है, और भी कुछ बातें हैं। इंसुलिन जो है, इंसुलिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन प्रोटीन को सिंथेसाइज में प्रमोशन देता है, बढ़ाने का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को यह क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने देने में मदद करता है। ठीक है, कहाँ बनाने का काम करता है, तो प्रमोट दो जगह पे कर सकता है। एक होता है लीवर में, लीवर में सिंथेसाइज करने को प्रमोट करता है, और दूसरा मसल में सिंथेसाइज करने में ये प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, तो यह और भी काम है इसका, लिपोजेनेसिस की प्रक्रिया में करता है। लिपो मतलब लिपिड, और जेनेसिस मतलब निर्माण, तो इसको इनहेबिट करता है। तो लिपोजेनेसिस को प्रमोट करता है, लिपोजेनेसिस को प्रमोट करता है, और इनहेबिट करता है, तोड़ने में। इनहेबिट, इनहेबिट तोड़ने का भी काम करता है। इनहेबिट किसको, इनहेबिट करता है, तो लिपोलाइसिस में भी यह मदद करता है। दो काम हो गया, एक तो बनाने में और एक तोड़ने में, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन एक हार्मोन के रूप में है। ठीक है, और कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी के निर्माण में मदद करता है, कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन में मदद करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा यह ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, स्टॉप करने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, ग्लाइको ग्लाइकोजीनोलाइसिस, इसको भी यह स्टॉप करने का काम करता है। ठीक है, स्टॉप करने का काम करता है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रक्रिया है, इसमें खाना खाने के बाद जो हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनता है, उसको ग्लाइकोजेन के रूप में बदलने का काम करता है। मतलब ग्लूकोज को किस में बदल दिया, ग्लाइकोजेन के रूप में बदलने का काम करता है। और ये काम कहाँ होता है, तो वही दो जगह, एक लीवर और दूसरा मसल के अंदर ये काम होती है। लीवर और मसल के अंदर ये काम होता है। कौन सा प्रोसेस, जेनेसिस के थ्रू जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसको लीवर और मसल में भेज देता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम करता है, तो ये सब काम है, ये सारा जो है ये काम है। लिपोलाइसिस भी काम है, प्रोटीन सिंथेसिस भी काम है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन करता है, तो ये भी एक काम है। और बात करें तो और क्या करता है ये, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, और क्या काम करता है, तो ग्लूकोज को भी तोड़ने में, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में भी, या ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में मदद करता है, ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसका जो मेन काम है वो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, लेस करने का काम करता है। ये इंसुलिन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने में इसकी भूमिका होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर व्यक्ति की में कुछ डिजीज भी हो सकता है इसके वजह से, इसके वजह से कुछ डिजीज भी हो सकता है। एक डिजीज है जिसका नाम है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है यूरिन के साथ आने लगता है, यूरिन में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कब होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। और ऐसा होता है डायबिटीज मिलिटस, डायबिटीज मिलिटस में देखने को मिलता है। मिलिटस, डायबिटीज मिलिटस में ये देखने को मिलता है जब आवश्यकता से कम मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन होगा तब। अच्छा, आवश्यकता से अधिक हाइपो में हो गया,
और अगर हाइपर हो जाए तो क्या होगा, जितनी जरूरत है उससे अधिक हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। इस कंडीशन में क्या होगा, शुगर लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे। ठीक है, और एक चीज हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया क्या होता है, इसमें अमाउंट ऑफ यूरिन ज़्यादा निकलने लगता है बॉडी से। अमाउंट ऑफ यूरिन, अमाउंट ऑफ यूरिन मच, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया। तीसरा जो कंडीशन है देखने को मिलता है उसका नाम है पॉलीपेसिया। इसको बोलते हैं पोलियोपेसिया। इसमें क्या होता है, प्यास अधिक लगता है, एक्स्ट्रा थ्रस्ट, खूब ज़्यादा प्यास लगने लगता है। चौथा कंडीशन है जिसको बोलते हैं पॉलीफेगिया। पॉलीफेगिया में क्या होता है, भूख लगता है, एक्स्ट्रा हंगरी। तो ये सारा जो कंडीशन है वह इंसुलिन से जुड़ा हुआ है। इंसुलिन की इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब है कि हम लोग देख रहे थे क्या, इंसुलिन के बारे में देख रहे थे। इंसुलिन के बारे में कुछ बातों को हम लोग देखना शुरू किए थे इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन के बारे में क्या क्या और बातें हैं, इंसुलिन के बारे में हम थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशन है। देखिए, तो इंसुलिन हम लोग ये जानते हैं कि बीटा सेल से सेक्रेट करता है कौन चीज, इंसुलिन। अब इंसुलिन जो होता है ये रिलीज हुआ आपके बॉडी में। कब रिलीज होगा, तो रिलीज तब होगा जब जब ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में बढ़ने लगेगा, ये तीर का निशान है, बढ़ने लगेगा, तब ये रिलीज होता है। उसके बाद क्या होगा, यह इंसुलिन ट्रांसपोर्ट होगा। इंसुलिन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। और ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट मतलब सॉरी, ये जो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा तो इंसुलिन जो होगा ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या ट्रांसपोर्ट हो गया। कब ट्रांसपोर्ट हुआ, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तब होगा। अब फिर उससे कहाँ पहुंचेगा, तो उस दौरान बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। ग्लूकोज इनसाइड बॉडी के अंदर ग्लूकोज क्या होगा, इनसाइड द सेल ग्लूकोज इनसाइड द सेल ज़्यादा हो चुका है, तो रिलीज क्या हुआ है, इंसुलिन हुआ है। तो फिर क्या होगा कि इनसाइड द सेल जब ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज के लेवल में, तो इंसुलिन रिलीज जब करेगा तो रिलीज होने के बाद ये 3 फॉर्म में टूट कर बदलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड। इंसुलिन को कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्टेड। 3 फॉर्म में इसको तोड़ देगा, एक एनर्जी के फॉर्म में जिसका यूटिलाइज बॉडी कर लेगा, एक हो गया एनर्जी के फॉर्म में, दूसरा हो जाएगा ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, और तीसरा हो गया फैट के फॉर्म में। 3 फॉर्म में रिलीज हो गया। अब ये जो ग्लाइकोजेन है ये स्टोर्ड हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, स्टोर्ड ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब ये दोनों चीज स्टोर्ड रहे तब क्या होगा, स्टोरेज पर्पस से होगा, तब इसको तोड़ना जरूरी होगा। तो ऐसे कंडीशन में तभी स्टोर होगा जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम रिलीज हो रही होगी। इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम रिलीज हो रही होगी, तब ऐसा होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा बॉडी पर, कि ये इंसुलिन का निगेटिव कंडीशन होगा, निगेटिव फीडबैक। इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव फीडबैक। क्यों निगेटिव फीडबैक बोला गया, क्योंकि इस कंडीशन के दौरान ग्लूकोज मतलब इंसुलिन की मात्रा कम रिलीज हो गई। ठीक है,
तो ऐसे कंडीशन में ये बीमारी होगी हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये हो गया इंसुलिन के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, तो अब बात करते हैं दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन जो है उसका नाम है ग्लूकागॉन। तो दूसरा हम लोग देखते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन के बारे में क्या बातें हैं, तो ग्लूकागॉन जो है यह एक प्रोटीन हार्मोन है। जिस तरह से वो था इंसुलिन, उसी तरह से ये भी एक क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन है ग्लूकागॉन, एक क्या है, प्रोटीन हार्मोन माना जाता है ग्लूकागॉन को। अब इसमें क्या है कि ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को इंक्रीज कराता है। ठीक है, ये क्या करता है, वो घटाने का काम करता था और ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसलिए इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यह ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो ब्लड के अंदर अंदर क्या करता है, ब्लड के इनसाइड इनसाइड ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाता है। इनसाइड ब्लड इनसाइड ब्लड इंक्रीज शुगर लेवल, इंक्रीज 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 कौन लेवल, शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, शुगर लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। इसके पास एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 29 एमिनो एसिड इसके पास रहता है। एमिनो एसिड इसके पास कितनी होती है, 29 एमिनो एसिड इसके पास पाया जाता है। और क्या है, 29 एमिनो एसिड होता है, इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। अपोजिट अपोजिट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, यह इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, या अपोजिट काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटा एंटागोनेस्टिक। इसको एंटागोनिस्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, लीवर में ये क्या करता है, लीवर में कुछ प्रोसेस को अप्लाई करता है। कौन कौन प्रोसेस है, तो उसका नाम है ग्लूको ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड इसको कन्वर्ट करके बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में एमिनो एसिड को बदल दिया जाता है। वहीं पर एक होता है, ये काम क्या, दूसरा काम क्या करता है, तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस इस कंडीशन में क्या होता है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजन को बदल देता है किसमें, ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। ठीक है, करता है जिसका नाम क्या है, लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस इस प्रक्रिया में क्या होता है, लिपिड को लिपिड को कन्वर्ट कर देता है यही ग्लूकागॉन किसमें, फैटी एसिड में। तो इतना सारा काम है जो ग्लूकागॉन के द्वारा होता है, फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्लूकागॉन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ग्लूकागॉन के रूप में बारे में इतनी सारी बातें जो है वो देखने को हम लोग को मिलता है। नेटवर्क थोड़ी सी स्लो है लेकिन
आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा ग्लूकागॉन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्लूकागॉन में कुछ और को हम लोग देखते हैं, बातें हैं। तो एक बात ये है कि इसमें अल्फा सेल पाए जाते हैं। कौन सा सेल? अल्फा सेल पाए जाते हैं। और अल्फा सेल से रिलीज होता है कौन सेल? अल्फा सेल होते हैं, और अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ये किसके अपोजिट काम करता है? इसलिए इसको हम लोग एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है कब रिलीज होता है? ठीक है, रिलीज रिलीज बाय लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ये क्या करता है? टारगेट करता है। टारगेट टारगेट कौन रहता है इसका? टारगेट लीवर सेल। इसका टारगेट कौन रहता है? लीवर सेल। लीवर सेल में क्या करता है? स्टोर कराता है। स्टोर कौन चीज को स्टोर कराता है? स्टोर ग्लूकोजन, ग्लूकोजन, और उसको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट किस रूप में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काम हो गया। तो ब्लड में इससे क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो अल्फा सेल से क्या रिलीज हुआ? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? इंसुलिन के ठीक उल्टा काम करता है। इसका टारगेट कौन होता है? लीवर सेल। फिर ग्लाइकोजन क्या होता है? लीवर सेल में स्टोर हो जाता है, और उसको ये जो एंजाइम है अल्फा सेल से रिलीज होने वाला ग्लूकागॉन, वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होने से क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये हो गया दो चीजें। तीसरा जो कंडीशन था उसमें क्या था? तीसरा कंडीशन में था कि अगर अच्छा, इंसुलिन को हम डायरेक्ट जो है, एक और नोट में याद रखना है कि इंसुलिन को हम लोग डायरेक्ट भोजन के थ्रू नहीं ले सकते हैं। इसको हम लोग ब्लड में देते हैं। ब्लड में क्यों देते हैं? क्योंकि ब्लड में या ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जल्दी काम करेगा। ब्लड इंसुलिन को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाइपर सेक्रेशन, ये तो हो गया हाइपो सेक्रेशन। रोज की ज्यादा, अब जितनी ज्यादा सेक्रेट होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। आवश्यकता से कम सेक्रेट होगा तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो हार्मोन के बारे में बात हो गई। तीसरा इसमें है डेल्टा सेल। कौन सेल? डेल्टा सेल, या इसको हम लोग गामा सेल भी कहते हैं। ये रिलीज करता है कौन चीज? सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन को रिलीज करने का काम करता है। ये क्या करता है? अल्फा सेल को और बीटा सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। रेगुलेट करता है अल्फा और बीटा सेल को। ठीक है, जिससे इंसुलिन या ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन ये दोनों मैनेज हो पाता है, और इस तरह से एब्जॉर्प्शन भी अच्छी सी होती है। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में अच्छे से होती है। किन चीज़ों को? जो एब्जॉर्ब करना होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हो गया। तीसरा सेल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीपी सेल। पीपी सेल क्या होता है? या पीपी सेल क्या करता है? वो उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। सोमैटो एस्टेटिन को कंट्रोल करने का काम करता है, या इसके विभाजन या अब्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये सारा चीज हो गया। तो इसके अलावा कुछ और बात था जो हाइपर सेक्रेशन से हो गया। हाइपर सेक्रेशन, अगर इंसुलिन के बारे में अगर छूट गया था, इंसुलिन में अगर हाइपर सेक्रेशन होगा, अगर इंसुलिन का सेक्रेशन होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आंख से देखने संबंधी प्रॉब्लम होगा, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगेगा, और क्या होगा? रिप्रोडक्शन जो की प्रक्रिया जो है उसमें प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, खो देगा। इसमें हो सकता है कि डेथ हो जाए। तो ये कब होगा? जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रिलीज होने लगेगा, तब ये देखने को मिलेगा।
आशा करते हैं सब लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।